हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर के थ्रू हम लोग हिस्ट्री के बेसिक्स को जानेंगे। तो यहाँ पर रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान उसने एक छोटे से हेडलाइन में ये देखा 100 ईयर्स अगो। वो चौंक गई कि आखिर ये 100 ईयर्स अगो लोग पता कैसे कर लेते हैं कि 100 ईयर्स अगो क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पर बात यह है कि हम लोगों को पुरानी बातों के बारे में कैसे पता चलता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग बीते हुए समय के बारे में क्या जान सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोग खोज सकते हैं। तो हम लोग पास्ट के बारे में ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में वे लोग रहा करते थे, किस तरह के घर में पहले के लोग रहा करते थे, पहले के लोग शिकार कैसे किया करते थे, किसान कैसे हुआ करते थे, शासक के बारे में जान सकते, बिजनेसमैन, पुजारी, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सभी के बारे में, पहले के लोगों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। और हम लोग ये भी जान सकते हैं कि पहले के बच्चे जो है वो किस तरह के गेम को खेला करते थे, किस तरह के गीत को वो लोग गाया करते थे, किस तरह के गाने को वो सुनना पसंद करते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे करते थे। तो आपको मैप 1 में नर्मदा रिवर फाइंड आउट करना है कि नर्मदा रिवर कहाँ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पीपल हु लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। लोग जो है नर्मदा नदी या फिर कई अन्य नदियों के पास रहा करते थे आज से कई हजारों साल पहले। और कुछ पहले के लोग जो थे वो भोजन को इकट्ठा किया करते थे, भोजन को एकत्रित किया करते थे और उन्हें आसपास के सराउंडिंग, फॉरेस्ट, इन सभी के बारे में अच्छे से पता था। इसलिए वे लोग फूल, पेड़ पौधे, इन सभी का बहुत ही आदर किया करते थे और वे सभी लोग इन सभी चीज़ को वेल्थ समझते थे। वे लोग जानवरों का भी शिकार किया करते थे। एंड इसी मैप में आपको सुलेमान किरथार हिल्स को भी नॉर्थ वेस्ट में फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. आज से 8,000 साल पहले लोग जो है पहला फसल जो उगाए थे वो क्या था, वेट एंड बार्ली था, गेहूं और जौ। जो कहाँ पे लोकेटेड है, सुलेमान और किरथार हिल्स के पास नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं किरथार, सुलेमान हिल्स। पहले के लोग जानवरों को पाला करते थे। पहले के लोग जो है भेड़, बकरी, कैटल, मवेशी, इन सभी को भी पाला करते थे और वे लोग एक गांव में रहा करते थे। आपको इस मैप में नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स को बताना है कि नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स कहाँ है, और विंध्यास जो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है उसके बारे में भी आपको बताना है, जो इस मैप में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गारो हिल्स इस साइड में है और विंध्या हिल्स जो है वो इस साइड है, और नर्मदा रिवर जो है वो आप देख सकते हैं बीच में है ना। These were some of the other areas where agriculture developed. ये सब कुछ जगह हैं जहाँ पर कृषि जो है वो विकसित हुई, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप्ड हुआ। और सबसे पहला जो जगह था जहाँ पर राइस सबसे पहले उगाया गया था, चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो वो था विंध्यास, नॉर्थ के साइड में पड़ता है। और द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। सबसे पहले चावल जो है वो नॉर्थ के विंध्यास में उगाया गया था, यानी कि उत्तर के विंध्यास में। आपको मैप में इंडस रिवर को ट्रेस करना है, चिन्हित करना है उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ। हम लोग इसको इस तरह समझ सकते हैं, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरीज वो सहायक नदी कहलाती है, जो छोटी नदियाँ जो है वो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. करीब 4700 साल पहले कुछ पुराने शहरों का विकास जो है इन्हीं नदी के पास हुआ था। और फिर बाद में 2500 साल पहले कुछ शहर जो है गंगा और कुछ सहायक नदियों के पास या फिर तटीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र के पास जो है वो विकसित हुआ था। Locate the गंगा and its tributaries called the सोन। गंगा की सहायक नदी सोन है, इसे आपको मैप पर दर्शाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गंगा की सहायक नदी जो सोन है वो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ से और ये वाला इलाका। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। प्राचीन समय ये जो गंगा नदी वाला जो इलाका है इसे मगध के नाम से जाना जाता था। और उस टाइम के जो शासक हुआ करते थे वो काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे, और उनके द्वारा बहुत ही बड़ा किंगडम, बहुत ही बड़ा साम्राज्य जो है वो बनाया गया था।
और कुछ किंगडम जो कुछ साम्राज्य जो है, और साथ ही साथ ये जो साम्राज्य जो था वो दूसरे कंट्री तक भी फैला हुआ था। पहले के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाने के लिए, सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप, तो उनके बीच कई सारे प्रॉब्लम भी आया करते थे, जैसे हिल्स, पहाड़ी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे हिमालय पर्वत, रेगिस्तान, नदी, समुद्र, ये सब जो है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाता था एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करने के दौरान। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं था। मैन एंड वोमेन यानी कि महिलाएं या फिर पुरुष दोनों क्या था, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चल जाया करते थे। और कुछ लोग तो बाढ़ या फिर सुखाड़ के वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स, कभी कभी क्या होता था कि कुछ पुरुष, समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड, कभी कभी पुरुष सेनाओं में भाग लेते थे दूसरों की भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी कि दूसरों की भूमि को हासिल करने के लिए, ठीक है। जबकि मर्चेंट्स, यानी कि मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी, यानी कि जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, वो क्या क्या करते थे, कारावान या फिर बड़े बड़े जहाज़ों के थ्रू अपने सामानों को ले जाया करते थे प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह। एंड रिलीजियस टीचर्स, जबकि धार्मिक शिक्षक जो है वो गांव से गांव, शहर से शहर लोगों को सलाह दिया करते थे, जबकि कुछ लोग नए जगह की खोज करने के लिए यात्रा किया करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे और अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को लोगों को बताया करते थे कि वो जगह कैसा था और किस तरह का सिचुएशन हुआ करता। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, अभी के लोग ट्रेवल यानी कि यात्रा क्यों क्या करते हैं। लुक एट मैप 1 वंस मोर, एक बार और मैप 1 को आप लोग देख लीजिए, जिसमें पहाड़ों को, समुद्र और भी बहुत सारे नेचुरल फ्रंटियर्स, उपमहाद्वीप, ये सब को दिखाया गया है। बड़े बड़े पहाड़ों, समुद्रों, नदी, इन सभी को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट सेटल्ड हियर, कुछ दूसरे जगह से भी आकर लोग क्या हो गए, बसने लगे। यही जो मूवमेंट था, यही जो लोगों का आना और जाना, दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, इस तरह जिस वजह से लोग इस वजह से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से लोगों के बीच में बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशन में बदलाव आया। लोग अलग अलग जगह से जब बसने लगे तो उनके आइडियाज़ को इधर फॉलो किया गया और इनके आइडियाज़ को उधर फॉलो किया। इस तरह से जो आइडिया जो था वो एक तरह से स्प्रेड होता चला गया और फैलता चला गया। जैसे लोग दूसरी जगह से जब आने लगे तो उन लोगों के आइडियाज़ जो है वो लोग अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करने लगे। जैसे नए तरीके से पत्थर को नक्काशी करना, यानी कि कार्विंग करना, और नए नए म्यूज़िक को बनाना या फिर नए तरीके के भोजन को बनाना, इस तरह की चीज़ जो है वो स्प्रेड होता चला गया। इस तरह की चीज़ें जो है वो बढ़ती चली गई। कुछ इसी प्रकार से ये सारे चीज़ जो है वो फैलते चले गए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो शब्द जो है वो हम लोग अपनी कंट्री के लिए यूज़ जो करते हैं वो क्या है, इंडिया और भारत। जो शब्द इंडिया जो है वो कहाँ से आया है, तो इंडस से इंडिया शब्द जो है वो आया है, जिसे हम इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि आपको एटलस में ईरान और ग्रीक को खोजना है। और कुछ इरानियंस और ग्रीक जो है वो करीबन 2500 वर्ष पहले नॉर्थ वेस्ट में आए थे, जो इंडस से काफ़ी भली भांति परिचित थे, जिन्हें वो लोग हिंदोज और इंडोज कहा करते थे। और ईस्ट ऑफ द रिवर यानी कि पूर्व की तरफ जो नदी वाला जो लैंड था, भूमि जो था, उस एरिया को वो लोग इंडिया। भारत शब्द जो है कुछ लोगों के समूह के लिए यूज़ किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, जिसके बारे में मेंशन किया गया है, लिखा गया है ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद है वो बहुत ही पुराना कॉम्पोजिशन है संस्कृत में, जो करीबन 3500 साल पहले लिखा गया, जिसका उपयोग बाद में देश के लिए होने लगा ऋग्वेद का। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, हाथों के द्वारा लिखा गया। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो है हस्तलिपि जो है वो पाम लीफ यानी कि ताड़ के पेड़ के ऊपर लिखा गया है, जो आज से कई हजारों साल पहले लिखा गया है। और जो ताड़ के पेड़ है, यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है वो ताड़ के, यहाँ पर जो मैन्युस्क्रिप्ट दिया गया है वो ताड़ के पत्ते के ऊपर लिखा गया है, जो एज ए पेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है आज से कई हजारों साल पहले लिखा गया है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, हाथों से लिखा गया लिपि।
और जो ताड़ के पत्ते हैं उन्हें पेज की तरह काटा गया और एक साथ बांधकर एक बुक बना दिया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कुछ बीते हुए चीज़ों के बारे में हम लोग खोजते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारे तरीक़ों से हम लोग पुराने चीज़ों के बारे में खोज सकते हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि बुक को पढ़ना, किताबों को पढ़ना या फिर खोजना, जो आज से कई हज़ारों साल पहले लिखे गए हैं उन सभी किताबों को पढ़ लेना। और ये जो है इन सभी को हम लोग कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथों के द्वारा लिखे गए थे। मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये एक लैटिन वर्ड है। मैनु का मतलब होता है हाथ। इन स्क्रिप्ट को लिखा जो गया था वो ताड़ के पत्ते के ऊपर लिखा गया था। These were usually written on palm leaf, ये आमतौर पर ताड़ के पत्ते पर या बर्च के रूप में जाने वाले पेड़ के विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखे जाते थे जो हिमालय में उगते थे। Over the years many manuscripts were eaten away by insects, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कीड़ों के द्वारा खा लिए गए और कुछ जो है वो बर्बाद हो गए। But many have survived, often preserved in temples and monasteries, जबकि कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट जो है, हस्तलिपि जो है वो संभाल कर रखा गया है मंदिरों और मठों में। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है मठ या आश्रम। इन किताबों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है, जैसे धार्मिक विश्वास, प्रैक्टिसेस, जैसे रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, धार्मिक विश्वास। द लाइफ्स ऑफ किंग, राजा महाराजा के, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं के रहने के बारे में बताया गया है। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं की ज़िंदगी जो थी वो कैसी हुआ करती थी उनके बारे में इन सभी मैन्युस्क्रिप्ट में दिया गया है। मेडिसिन, दवाओं के बारे में, साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में भी दिया गया है। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, इसके अलावा एपिक्स महाकाव्य, पोएम्स कविताएं, प्लेज नाटक, ये सब भी दिया गया है। Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit language used by ordinary people. इनमें से सबसे ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और दूसरा कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है तो प्राकृत लैंग्वेज में, जो संस्कृत से ही मिलता जुलता लैंग्वेज था। प्राकृत लैंग्वेज जो है वहाँ के सामान्य लोग जो है वो यूज़ किया करते थे, इस लैंग्वेज में बातें किया करते थे। एंड तमिल ये लैंग्वेज में भी लिखा गया है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है शिलालेख, और इन सभी इंस्क्रिप्शन को जो लिखा जाता है यानी कि शिलालेख को जो लिखा जाता था वो हार्ड सरफेसेस, सख्त सतहों पर, जैसे पत्थर या फिर कोई धातु, इन सभी चीज़ों के ऊपर लिखा जाता था। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, कभी भी इंस्क्रिप्शंस को आप लोग इस तरह समझ सकते हैं। शिलालेख का मतलब ये हो गया कि आप लोग कभी भी कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस गए होंगे तो उन हिस्टोरिकल प्लेस के दीवारों के ऊपर इस तरह के जो है, यानी कि उन हिस्टोरिकल प्लेस के पत्थरों के ऊपर इस तरह से कुछ लिखा हुआ जो होता है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता था कि राजाओं के द्वारा कई सारी चीज़ों को पत्थरों के ऊपर लिख दिया जाता था ताकि लोग उन्हें देखें, समझें और उन सभी आज्ञाओं का पालन करें। कभी कभी इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख पे और भी कई चीज़ों को देखा गया, लिखा। कभी कभी क्या हुआ करता था, इंस्क्रिप्शन में महिलाएं या फिर पुरुष या फिर राजा, महाराजा, रानी, महारानी, इन सभी के बारे में भी इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख पर लिखा हुआ रहता था कि वो लोगों के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं है, वो सारी चीज़ों को लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि राजा अगर कोई भी युद्ध को जीतता था, वो सारे रिकॉर्ड को लिखने के लिए, उन सारे रिकॉर्ड को याद रखने के लिए शिलालेख पर लिखा जाता था। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, एक पुराने शिलालेख यानी कि पुराने इंस्क्रिप्शन का जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये करीब 2250 वर्ष पुराना यानी कि 2250 ईयर्स अगो का है, जो कहाँ पाया गया था, कंधार, जो प्रेजेंट टाइम में अफ़गानिस्तान में पड़ता है, जिसमें अशोका के, राजा अशोक के सारे नियमों के बारे में इन शिलालेख पर लिखा गया है, जिसके बारे में आपको चैप्टर 8 में पढ़ना है। और जब हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं, व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें क्या होता है, स्क्रिप्ट में क्या होता है कि लेटर्स होते हैं, साइंस होते हैं, उन सभी का इस्तेमाल करके हम लोग एक सेंटेंस को बनाते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो शिलालेख है, इन्हें 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया है। पहला जो ऊपर वाला जो लैंग्वेज है वो ग्रीक है, जबकि नीचे वाला जो लैंग्वेज है वो अरेमिक लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसका इस्तेमाल जो है वो उधर कंधार और अफ़गानिस्तान के एरिया में किया जाता था।
कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस? हार्ड सरफेस पे लिखने का क्या एडवांटेज है, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? तो हार्ड सरफेस पे लिखने का जो कारण है वो ये है कि इसे आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, जिसे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़, और किस तरह की परेशानियां जो है वो होती है इसे लिखना। इसे हार्ड सरफेस या पत्थर पर लिखना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए पत्थरों के ऊपर नक्काशी करनी पड़ती है, तब जाकर इसे लिख पाते हैं लोग। देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, और भी कई सारी चीज़ों को बनाया गया था जिसका इस्तेमाल जो है लोग पहले क्या करते थे। जो भी लोग इस तरह के ऑब्जेक्ट्स, पुरानी चीज़ों के ऊपर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि पुरातत्ववेत्ता। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो वे किस तरह की चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं? तो बिल्डिंग्स के बारे में करते हैं जो पत्थर से बने हुए हैं, ईंटे से बने हुए, कुछ पुराने पेंटिंग्स, मूर्ति, ये सब चीज़ों के बारे में वे लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इन सभी चीज़ों को खोजने के लिए वे लोग क्या करते हैं कि ज़मीनों को खोदते हैं, डिग करते हैं। और वे लोग किस तरह की चीज़ों को खोजते हैं, जैसे कुछ पुराने टूल्स, वेपन्स, किस तरह के हथियार जो हुआ करते थे, कुछ पॉट्स, बर्तन, ये सब पैन, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी आइटम, सिक्के, ये सब चीज़ों को खोज निकालते हैं ज़मीनों के अंदर से जो दबे हुए हैं। यही सब जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट का ये वर्क है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये कामों को करते हैं। इन सभी जो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। ये जो सभी चीज़ें जो पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर से, ये क्या चीज़ के बने हुए होते हैं? ये पत्थर के द्वारा भी बने हो सकते हैं, या फिर बोन, हड्डियों के द्वारा भी बने हो सकते हैं, या फिर पकी हुई ईंटों के द्वारा, या फिर धातु के द्वारा बने हुए होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वैसे ऑब्जेक्ट्स जो हार्ड मटेरियल से बने होते हैं वो काफ़ी दिन तक सरवाइव करते हैं, काफ़ी दिन तक वो रहते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होते। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं पिक्चर में, एक पॉट है, घड़ा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया था। और ये कुछ मोहर है जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप पॉट देख रहे हैं, यानी कि जो घड़ा देख रहे हैं, ये 4700 साल पुराना है। और यहाँ पर जो एक कॉइन जो देख रहे हैं, ये सिल्वर कॉइन है जो चांदी का बना हुआ है, जिसका उपयोग जो है 2500 साल पहले किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हड्डियों को भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स को भी देखते हैं, जानवरों के, पक्षियों के, मछली के, कि पहले के जो लोग थे वो किस तरह की चीज़ों को खाया करते थे। पौधे के जो अवशेष होते हैं बहुत ही मुश्किल से जीवित रह पाते हैं, जबकि उन्होंने ये पाया कि लकड़ी के कुछ टुकड़े के दाने के बीज जल गए हैं। If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. यदि अनाज के बीज या लकड़ी के टुकड़े जल गए हैं तो वे एक पवित्र रूप में जीवित रहते हैं। चेयर्ड फॉर्म का मतलब होता है पवित्र रूप में, शुद्ध रूप में, ठीक है। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि कपड़ा जो है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अक्सर पाया जाता है? Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology. जो भी हिस्टोरियन हैं, जो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, वे लोग इन्फॉर्मेशन जो निकालते हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा निकालते हैं, इंस्क्रिप्शन के द्वारा निकालते हैं, शिलालेख के द्वारा निकालते हैं और आर्कियोलॉजी के द्वारा निकालते हैं। वंस सोर्स और सोर्सेज आर फाउंड, जब एक बार स्रोत का जब पता चल जाता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वे। जब उन्हें सोर्सेज के बारे में पता चलता है, यानी कि स्रोतों के बारे में पता चलता है, तो वे सभी क्या करते हैं, इन सभी की खोज में लग जाते हैं और वे हर एक पहलुओं को जोड़ते चले जाते हैं। इसलिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, एक जासूस की तरह काम, और इन सभी सोर्सेज को, क्लूज़ को इकट्ठा करके पूरे पास्ट के बारे में बता देते हैं। तो ये था पार्ट 1। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हिस्ट्री के बारे में और भी चीज़ों को जानेंगे। तब तक के लिए ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी देख सकें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कोई भी सवाल हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।